Hello students and welcome to part 4 of CG Board Class 10 Social Science Model Question Paper। अगर आप इससे पहले बाकी के सेट देख चुके हैं और आप ये लास्ट सेट देखने जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये 4 सेट कंप्लीट कर लेते हैं और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपको और कुछ भी देखने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर के इन सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्स आर। इनमें से कौन सा आपका नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्स है ये आपको बताना है। दोज रिसोर्सेज रिलेटेड टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो नहीं, ये क्योंकि आपके बायोलॉजिकल सिस्टम के पार्ट हैं इसलिए ये नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्स में नहीं आएगा। उसके बाद में दोज रिलेटेड टू बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये भी नहीं क्योंकि लिविंग थिंग्स का जिक्र होना ही नहीं चाहिए, हम लोग को नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को लेना है। दोज रिसोर्सेज विच आर मेड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे आपको एक स्टेटमेंट दिया है, देयर इज़ नो नेसेसिटी ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वाटर को कंजर्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ज़रूरत है। कॉज दिया है, बाय रेन वाटर अंडरग्राउंड वाटर इज रिचार्ज, तो हाँ ये सही है, रिचार्ज हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वाटर को कंजर्व करना ज़रूरी नहीं है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ओनली स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ओनली कॉज इज़ ट्रू, हाँ कॉज ट्रू है सिर्फ। तो आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्टली बन जाएगा कि आंसर आपका ऑप्शन बी है। अब अगर दोनों ही केसेस ट्रू होते तो हम लोग सी लिखते, अगर दोनों ही केसेस रॉन्ग होते तो हम लोग डी लिखते। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया क्या है? मोनार्ची कंट्री है, मिलिट्री रूल्ड कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है या डेमोक्रेटिक कंट्री है? अच्छे से पता है आपको कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। आप मुझे मोनार्ची और मिलिट्री का एग्जाम्पल दे सकते हो? कमेंट कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, द ईयर ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन वॉस, इकोनॉमिक डिप्रेशन कौन से ईयर में आया था? आपको डायरेक्टली ईयर याद करना है, इसलिए मैं बाकी ऑप्शन से आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, आप याद करो आंसर 1929। आंसर ऑप्शन बी है। द फेसिस्ट डिक्टेटर डैश ऑफ इटली, जैसे कि हम लोग जर्मनी में हिटलर को याद किए हैं ना, वैसे इटली में मुसोलिनी को याद करना बहुत ज़रूरी है, सेम वही रोल है इनका भी। सो फिफ्थ का आंसर हुआ आपका ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, विच कंट्रीज वर इंक्लूडेड इन एलिड नेशंस। एलिड नेशन में कौन कौन से स्टेट्स आते थे आपको ये बताना है, मतलब कंट्रीज आते थे ये बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। इसको अच्छे से याद कर लोगे। उसके बाद व्हेन वॉज द कोल्ड वॉर एंडेड, कोल्ड वॉर कब एंड हुआ था, कौन से ईयर में, ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1991 में कोल्ड वॉर जो है वो इस ईयर में एंड हुआ था। देन द मेन कॉज ऑफ द एंड ऑफ कोलोनियलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका में कोलोनियलिज्म एंड होने का मेन रीज़न म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में, नहीं। नेशनलिज्म बढ़ रहा था कॉलोनियल नेशंस में, तो हाँ ये रीज़न था। इकोनॉमिक डिप्रेशन हो रहा था यूरोप में, ये रीज़न नहीं था। फेमाइन, ये भी नहीं था, तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। देन नाइन्थ क्वेश्चन, इन द 20th सेंचुरी विच टेक्निक इन कम्युनिकेशन ब्रॉट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन में मतलब कि कम्युनिकेशन में कौन सा टेक्निक था जो 20th सेंचुरी में रेवोल्यूशन लेकर के आया? तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंटिंग, रेडियो, डिजिटल या फिर टेलीफोन। तो 20th सेंचुरी में ना डिजिटल कम्युनिकेशन जो है वो पीक पे था, मतलब बोल सकते हो कि आ चुका था और अच्छा खासा ट्रेंड ले लिया था। देन लास्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड्स रीन्यूअल, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन या फिर ए और सी दोनों, मतलब कि रीन्यूअल और लिबरलाइजेशन ये दोनों। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन डी, ये दोनों ही आ जाता है ग्लोबलाइजेशन में। प्राइवेटाइजेशन जस्ट अपोजिट है उसका, इसलिए इसको छोड़ देंगे। देन अब आपके वन वर्ड वाले क्वेश्चंस, वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट्स एंड वेस्ट विदाउट हार्म और प्लांट्स एबिलिटी टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं सिंक कैपेसिटी, तो आंसर होगा आपका सिंक कैपेसिटी। देन फ्रॉम विच कंट्री इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट, इकोनॉमिक डिप्रेशन कौन से कंट्री से स्टार्ट हुआ था? अमेरिका से। उसके बाद होलोकास्ट क्या है ये आपको बताना है। तो बहुत सारे ज्यूज़ जो हैं उनको मर्डर कर दिया गया था एक साथ, तो होलोकास्ट मतलब कि लार्ज स्केल में लोगों को एक साथ मार देना, ये। देन होलोकास्ट का क्या मीनिंग पूछा है तो आप यही लिखना, किलिंग पीपल इन ऑन अ लार्ज स्केल। उसके बाद में व्हाट इज़ द रोल ऑफ एफसीआई,
एफसीआई का फुल फॉर्म मैं बोली थी याद करने, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपको फुल फॉर्म याद है तो वैसे ही बन जाएगा। फूड ग्रेन्स को ये स्टोर करते हैं और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन राइट एनी टू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन्स अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है। देन उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं और वर्ड लिमिट भी आपको पता ही है, 30 वर्ड्स का रहता है। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे एरियाज़ में ना रेड सॉइल और येलो सॉइल मिलता है। तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे रेड एंड येलो सॉइल। व्हाट डू यू मीन बाई ई ऑक्शन। ई ऑक्शन क्या होता है? तो वो ऑक्शन जो कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है उसको हम लोग ई ऑक्शन बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन। ई कॉमर्स क्या होता है? तो यहाँ पे जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे वो बाइंग और सेलिंग हो, ये सब जब इलेक्ट्रॉनिकली होता है तब हम लोग इसको ई कॉमर्स बोलते हैं। देन इम्पीरियलिज्म क्या है? तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे रिच और पावरफुल कंट्री जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं दूसरे कंट्रीज़ को, उसको अपने कॉलोनीज़ बना लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं 6th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप का स्पेशल फीचर आपको बताना है, तो वो हो जाएगा, पहला याद कर लो, मेंबर्स ऑफ स्पेशल ग्रुप्स हैव कॉमन गोल्स। सबका अपना एक कॉमन गोल होता है, सारे लोग उसी चीज़ के लिए वो ग्रुप बनाए हैं। देन द मेन एम इज़ टू ओपोज पॉलिसी मेकर्स, नॉट रन द गवर्नमेंट और विन इलेक्शंस। इनका मेन पर्पस क्या होता है? इनको जो भी पॉलिसीज़ बनी हैं उनको पसंद नहीं आया था तो उसको अपोज कर रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहते हैं ये खुद का, ना ही ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन, राइट ब्रीफली द रीज़न फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर का लो प्रोडक्टिविटी जो आता है उसका आपको रीज़न लिखना है ब्रीफ में। तो फर्स्ट रीज़न हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड तो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन बोल सकते हैं हम लोग की जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे बढ़ता जाता है, इसलिए एग्रीकल्चरल डिमांड भी बढ़ रहा है। उसके बाद में एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अब ये कैसे डिक्रीज़ हो रहा है? तो जब लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो सेटलमेंट के लिए जगह चाहिए। तो वो कौन से एरियाज़ को यूज़ करेंगे? जहाँ पे हम लोग पहले एग्रीकल्चर कर सकते थे, अब उन एरियाज़ में लोग रहने लगे तो डिक्रीज़ हो गया एरिया। उसके बाद फार्म जो है उनका साइज़ छोटा होते जा रहा है। लैंड ओनरशिप सिस्टम जो है वो बेकार है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ की कमी है। जो फार्मर्स हैं उनका इनकम काफ़ी कम है और दूसरे भी अनसर्टेन फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनको नहीं मिल पाते हैं। देन डिफरेंस लिखना है आपको रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूँगी। 9th क्वेश्चन देखते हैं, राइट अबाउट द डैमेज कॉज्ड बाय एटॉमिक बॉम्ब। कोई भी 3 डैमेज लिखना है, लेकिन यहाँ पे 5 पॉइंट दिया है, आप पढ़ लो। हो सकता है ज़्यादा पॉइंट्स पूछ दे तो हम लोग लिख सकते हैं। तो सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, डेंजर हो जाता है कि इनको फीटस मतलब कि जो आपके वो सारे बेबीज़ जो कि जिनका अभी बर्थ नहीं हुआ है, वो उनको फीटस बोलते हैं, तो वो भी डेंजर में होता है क्योंकि जब मदर ऐसे इन्वायरमेंट में रहेगी तो बेबीज़ पे असर पड़ता है। इसके बाद में स्किन डिसीज़ या फिर कैंसर, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री का, उसमें एक हिंड्रेंस मतलब कि एक हर्डल का काम करता है ये। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय मस्टर रोल, एक्सप्लेन। इंपॉर्टेंट है मस्टर रोल क्या होता है। तो मस्टर रोल इज़ एन एम्प्लॉयमेंट अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन्ड अंडर द मनरेगा एट अ पर्टिकुलर वर्क प्लेस और ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे मनरेगा के अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो अटेंडेंस लिया जाता है उसको मस्टर रोल बोलते हैं। मस्टर रोल जो है वो मेनली इन्वेंट्री एजेंट्स मेंटेन करते हैं बोल सकते हो। और यहाँ पे जो मनरेगा है उसके अंडर में ये जो रजिस्टर है जहाँ पे रिकॉर्ड मेंशन हो रहा है डेली क्या क्या वर्क हुआ वर्कर्स का, और जो एम्प्लॉयमेंट है उनका वो कब तक के लिए फिक्स्ड है, मतलब किस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, क्योंकि पूरा कंप्लीट तो मिलता नहीं है, कुछ दिनों का मिलता है, तो वो सारा चीज़ उसमें लिखा जाता है। देन 11th क्वेश्चन, ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है रीज़न फॉर द माइनिंग मूवमेंट इन नियामगिरी। तो यहाँ पे रीज़न लिखेंगे कि नियामगिरी जो है वो एक हिली एरिया था जहाँ पे माइनिंग जो है वो किया जाता था, और माइनिंग का के वजह से डिफ़ॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यही इसका मेन रीज़न है कि नियामगिरी मूवमेंट जो है वो चलाया गया। तो यहाँ पे आपको बोला है कि रीज़न्स आपको देने हैं, तो पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न, माइनिंग वुड हैव अ वेरी बैड इफ़ेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ लिविंग इन द फॉरेस्ट। अब क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो कम होता जा रहा था
और फॉरेस्ट में रहने वाले तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं ना, तो उनके लाइफ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा था। उसके बाद माइनिंग के वजह से जो लाइवलीहुड होता है लोगों का वो ख़त्म होते जा रहा था क्योंकि वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे। देन माइनिंग के वजह से लैंड पोल्यूशन हो रहा था और एयर पोल्यूशन भी हो रहा था। देन देयर वाज नो गारंटी ऑफ एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल फ्रॉम माइनिंग। माइनिंग से वहाँ के जो लोकल लोगों थे उनको तो कोई काम मिल ही नहीं रहा था। एक वो होता ना कि फॉरेस्ट उनका लाइवलीहुड चल रहा था, तो फॉरेस्ट अगर कट रहा है उसकी जगह कुछ और बनने जा रहा है, माइंस बन रहे हैं, तो उस माइंस में अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता तो उनका प्रॉब्लम वहाँ पे कुछ होता ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था और माइनिंग के वजह से लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा था, दूसरी जगह रहने के लिए भेज रहे थे। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके वजह से नियामगिरी मूवमेंट जो है वो चलाया गया। नियामगिरी मूवमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। देन मेजर्स लिखने हैं जो रिन्यूएशन ऑफ सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब उस सॉइल के रिन्यूएशन के लिए हम लोग क्या सारे स्टेप्स ले सकते हैं। तो पहला है बॉर्डर्स शुड बी मेड ऑल अराउंड द फार्म सो द सॉइल इरोजन विल नॉट टेक प्लेस, मतलब कि सॉइल इरोजन ना हो उसके लिए जो भी फार्मिंग एरियाज रहते हैं ना उसके आसपास में बॉर्डर बनाया जाए। देन आफ्टर कटिंग ऑफ क्रॉप्स फार्म्स शुड बी केप्ट अनयूज्ड, दिस विल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब कि क्रॉप्स के कट होने के बाद में फार्म को अनयूज्ड छोड़ देना चाहिए, इससे सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है। उसके बाद फार्मिंग शुड बी डन बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, इट विल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्रॉप रोटेशन मतलब कि एक टाइप का क्रॉप लगाए, जैसे कि हम लोग मान लो कि सीरियस लगाए थे तो उसके बाद में पल्सेस लगा देंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी इंक्रीज होता है। देन मोर एंड मोर मैन्योर शुड बी यूज्ड, मैन्योर का यूज़ ज़्यादा होना चाहिए। यूरिन जो होता है काऊ का, उसको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए इंसेक्टिसाइड्स के जगह पे। ये सॉइल के रिन्यूएशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हेल्पफुल होता है। देन डे बाय डे क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज़ इंक्रीजिंग इन द सॉइल, सॉइल में सॉल्ट का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसे फर्टिलाइज़र्स हम लोग यूज़ करें जो कि सॉल्ट कंटेंट को बढ़ाए नहीं, या फिर फर्टिलाइज़र की जगह पे हम लोग मैन्योर्स यूज़ कर लें, जैसे कि काऊ डंग का यूज़ किया जा सकता है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स छोड़ देंगे। अब यहाँ से आपको ऑप्शन मिलना स्टार्ट होगा क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो ऑप्शनल में आपका दिया है मेजर्स दैट कैन बी टेकन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए क्या क्या मेजर्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहला दिया है एम्फेसिस ऑन ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, जैसे पर्टिकुलरली कोई एक रिसोर्स है। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि हम लोग जो रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं उसके जगह पे अगर कोई और चीज़ यूज़ हो सकता है तो वो कर लें, या फिर रिसोर्स को कम यूज़ किया जाए ताकि उसको बचा सकें। तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं, तो पहला वही दिया है कि ऑल्टरनेटिव रिसोर्स पे जोर डाला जाए, जैसे कि emphasis should be given on alternative resource rather than the other sources which causes more pollution. For example, as far as possible natural gas should be used instead of coal. Solar energy and wind power should be used as much as possible for long term energy sources. तो यहाँ पे क्या दिया है कि ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स यूज़ करें जिससे कि पोल्यूशन भी कम हो जाए और जो आपके रिसोर्सेज थे वो बचे भी, जैसे कि कोल के जगह पे नेचुरल गैस का यूज़ किया जाए, ये पॉसिबल है, तो इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। और जो हम लोग एनर्जी के बनाते हैं, जैसे कोल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो उसके जगह पे सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी को यूज़ कर लें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो इस तरह से हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। देन रीन्यूअल ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उसको रीन्यू भी करें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है सेपरेटिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट, जो भी वेस्ट है उसको सेपरेट करें कि कहाँ क्या आपका रीयूज़ हो सकता है, उन सबको हम लोग दोबारा से यूज़ कर लेंगे। तो और जो नहीं हो सकता है तो उसको रिसाइकल करके किसी और फॉर्म में यूज़ कर लिए। देन रूल्स ऑन मैंडेटरी इंस्टॉलेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स इन इंडस्ट्रीज़, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाए जाएँ ताकि ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। और जो पब्लिक वेस्ट है उसको ट्रीट करने के लिए प्लांट्स बनाए जाए गवर्नमेंट के थ्रू, जिसको कि हम लोग पब्लिक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट दिया है चेक स्पेशल पॉल्यूटिंग सब्सटेंस एंड कीप स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन देम लाइक मर्क्यूरी लेड क्रोमियम। ये सारी चीज़ें जो है ना ये भी पोल्यूशन कॉज करती है और ये बहुत ही हार्मफुल होता है, तो इन सब चीज़ों को चेक करें, ये गवर्नमेंट का ही काम है और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाए। थर्ड पॉइंट दिया है अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनको सही से यूज़ करें। तो आज के डेट में हर कोई एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहता है और उसके लिए वो लोग रिसोर्सेज का मिस यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट एज सम पीपल यूज़ मोर रिसोर्सेज देन दे नीड फॉर देयर लिविंग, इफ़ ऑल ह्यूमन स्टार्ट डूइंग द सेम, for earth will be needed to meet the needs of such large population।
तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मिसयूज़ कर रहे हैं ताकि लग्ज़ूरियस लाइफ़ जिएँ। अगर हर कोई ऐसा करने लगा, तो जो पॉपुलेशन है उनको रहने के लिए 4 अर्थ का ज़रूरत पड़ जाएगा। एक अर्थ में तो उनका काम नहीं चलने वाला है। तो गांधी जी बोले थे, वी हैव इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स ग्रीड। हर किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए तो इनफ चीज़ें हैं अर्थ में, लेकिन हर किसी के लालच को पूरा करने के लिए चीज़ें नहीं हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए। देन डू यू एग्री दैट द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस वॉज जस्ट अनजस्ट ट्रीटी। तो आप इससे एग्री करते हो कि नहीं कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो है वो सही नहीं था, जस्टिस उसमें नहीं दिख रहा था। ये हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस पे मैं आपको ध्यान देने के लिए बोली भी थी। तो मैं आपको वही बोल रही हूँ कि अगर आप ये मॉडल पेपर और इसके अलावा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेते हो, तो आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा एसएसटी के लिए। उसमें भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो अच्छा है, बहुत सही से हो जाएगा। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है वो अनजस्ट ट्रीटी था, क्योंकि उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज़ किए गए थे जर्मनी के ऊपर। अब उसके लिए देख सकते हैं हम लोग क्या-क्या था, तो टेरिटोरियल लॉस, जर्मनी को टेरिटरी का लॉस हो रहा था। उसके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेरिटरीज़ थे, जिसमें कि अल्सास और लोरेन भी है, जो फ्रांस का पोर्शन था, और प्रूशिया के भी कुछ-कुछ पार्ट्स और पोलैंड तक का, वहाँ तक के कॉलोनीज़ जो हैं वो उसके लॉस हो रहे थे, मतलब उसके हाथ से जा रहा था। तो लैंड रिसोर्स जो है वो उसके हाथ से कम हो रहा था, और ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग भी था और इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा था, मतलब शर्म की बात थी, और पैसा भी उसका नुकसान हो रहा था। नियरली 65,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड वाज़ गिवन टू वेरियस नेशंस बाय जर्मनी। जर्मनी से लगभग इतना एरिया लेकर के दूसरे नेशंस को दिया जा रहा था। सेकंड पॉइंट है मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन। तो इस ट्रीटी का क्या हुआ था कि जो मिलिट्री है जर्मनी का, उसका साइज़ जो है और जो कैपेबिलिटी है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे, एक लिमिट लगा दिए थे उसके ऊपर। उनके पास में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स रखने के लिए एक लिमिट दिया गया था कि इतना ही रख सकता है वो। सिर्फ 1 लाख आर्मी अलाउ था कि जर्मनी इतना रख सकता है, सिर्फ इतने लोग आर्मी में। और ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो जर्मनी को मिलिट्री पावर को स्ट्रेंथ देने से बचा रहा था कि उसका जो मिलिट्री पावर है वो कमज़ोर हो जाए। बहुत सारे शिप, सबमरीन्स और मिलिट्री वेपन्स जो हैं उनको विक्टोरियस नेशंस को सबमिट करने के लिए ऑर्डर दिया गया था। ये भी जर्मनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग था। थर्ड पॉइंट है वॉर कंपेंसेशन। जर्मनी को बहुत ही ह्यूज अमाउंट जो है वो वॉर के कंपनसेशन के फॉर्म में देना पड़ रहा था, मतलब जो डैमेज हुआ है उसके बदले जर्मनी पे करेगा। नियरली 66,000 लाख पाउंड कैश जर्मनी को देना था, और इसके अलावा जर्मनी इंस्टॉलमेंट्स भी पे करे। जो भी मैसिव फाइनेंशियल बर्डन था जर्मनी के इकोनॉमी के ऊपर वो आ चुका था, मतलब कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली उसको बर्डन मिल गया था, जिसकी वजह से जर्मनी का इकोनॉमी जो है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाता, मतलब महंगाई बहुत बढ़ जाता उसके अंदर। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। वो तो देख ही रहे हैं, टेरिटरी का भी लॉस हो रहा है, मिलिट्री का भी लॉस हो रहा है, इसके अलावा उसको इकोनॉमी का भी लॉस हो रहा है। तो जर्मनी ओवरऑल तो लॉस में ही है, बहुत सारे रिसोर्सेस लॉस हो गए, ट्रेड भी नहीं हो पा रहा है। इन सब के वजह से जर्मनी के ऊपर बहुत ही डीप इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए जर्मनी के लोग जो हैं वो इस चीज़ के कंटेंट में नहीं थे बिल्कुल भी कि ऐसा कुछ किया जाए। देन आते हैं फिफ्थ पॉइंट में, डिक्टेटर एंड फोर्स्ड ट्रीटी। जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस था वो एक फोर्स्ड ट्रीटी था, मतलब कि फोर्सफुली जर्मनी के लोगों के ऊपर उसको थोपा जा रहा था। जर्मनी बिना किसी प्रॉपर नेगोशिएशन के और बिना अपने नीड्स को देखे उस चीज़ को उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। ये नेशनल सेंटिमेंट को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, और एलिट पावर के टूवर्ड्स उनका जो नेशनल सेंटिमेंट था बोल सकते हैं वो बहुत ज़्यादा गिर गया। देन कॉलोनीज ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ वर स्नैच्ड। मतलब कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके कॉलोनीज़ को छीन लिया जा रहा था। तो जर्मनी जो है वो हैंड ओवर किया ब्रिटेन को अपनी कॉलोनीज़, फ्रांस और अमेरिका को, इनको अपने वो कंट्रीज़ जो है वो हैंड ओवर किया, जिसकी वजह से बहुत ही हार्श कंडीशंस देखने के लिए मिले। जर्मनी जो है वो यहाँ पे बोल सकते हो कि उसको ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जो है वो फ़ोर्सफुली ये ट्रीटी साइन करा रहे थे। अब और में है, हाउ कैन वॉर डिस्टर्ब पीपल्स लाइफ। लोगों की ज़िंदगी को वॉर कैसे ख़त्म करता है या बर्बाद करता है, ये आपको बताना है। तो फॉलोइंग रीज़न्स हैं उसके। पहला होगा पॉलिटिकल अनरेस्ट, मतलब कि वॉर जो है वो एक पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट कर देता है किसी भी कंट्री में,
जिसकी वजह से वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इनसिक्योर हो जाता है, डर बन जाता है, टेंशन बन जाता है लोगों के मन में। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन के ऊपर। ट्रेड जो है वो डेवलप नहीं हो पाता है, कोई भी डेवलपमेंट काम वहाँ पे नहीं हो पाता है। जो लोग हैं उनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, उनके खुद के नीड्स को वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं और वॉर जो है उसकी वजह से माइग्रेशन देखने के लिए मिलता है, मतलब लोग कंट्री छोड़ के दूसरी जगह जाने पे मजबूर हो जाते हैं। देन ऑब्स्टिकल्स इन डेवलपमेंट, क्योंकि टेंशन, फ़ियर और इनसिक्योरिटी का माहौल है, इसके वजह से इकोनॉमिकली या फिर सोशली या फिर कल्चरली या फिर पॉलिटिकली कंट्री जो है वो डेवलप तो नहीं हो सकता। प्रोडक्शन यहाँ पे ब्लॉक होता जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा और जिसके वजह से पर कैपिटा इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और साथ ही में जो हंगर है वो इंक्रीज़ होते जाएगा। पॉवर्टी जो है मतलब गरीबी वो इंक्रीज़ होते जाएगा। लोगों का जो नीड है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्रिमिनल टेंडेंसीज़ भी जो है वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये जब सही तरीके से चीज़ें पूरी नहीं हो पाती है तब लोग क्राइम की तरफ जाते हैं। देन है उसके बाद प्राइस राइज़, मतलब कि चीज़ों का दाम बढ़ जाना, क्योंकि वॉर में डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा वॉर मटेरियल्स चाहिए। इस केस में बहुत ही बड़ा हिस्सा जो होता है इनकम का वो वॉर मटेरियल्स खरीदने में खर्च होने लगता है। सोल्जर्स को मेंटेन करने में खर्च होने लगता है, उनको सप्लाई देना है, उनके डेली नीड्स को भी देखना है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वहाँ के कॉमन पीपल उनके लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और जो चीज़ों का प्राइस है वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जाता है रैपिडली एकदम। एडवर्स इफेक्ट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि अगर वॉर कंटिन्यू होता जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन पे पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको सही से वहाँ पे एजुकेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारा टेंशन वॉर वाला है, उसके ऊपर सब डिपेंडेंट है, सबका माइंड उस तरफ है, तो एजुकेशन वहाँ पे उस केस में ठप हो जाता है। और अगर एजुकेशन सही से नहीं होगा तो फिर आगे का जो जनरेशन आएगा वो आपका यूज़लेस आएगा और इसके वजह से कंट्री का इकोनॉमी जो है वो फिर से एक बार डाउनफॉल में चला जाता है। देन सोशल एंड मोरल डिसिप्लिन, वॉर जो है वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देता है, सोसाइटी को पोल्यूट कर देता है। पॉल्यूशन यहाँ पे सिर्फ नेचर का नहीं है, पॉल्यूशन यहाँ पे माइंड का है, लोगों का माइंड भी पोल्यूट हो जाता है। तो मोरल जो है वो यहाँ पे मोरल वैल्यूज़ डिक्लाइन हो जाते हैं, लोगों के बीच में ब्रदरहुड जो है वो ख़त्म होने लगता है, जिसके वजह से जो कंडीशन है सोसाइटी का वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है मोरली। तो ये सारे हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉसेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मेन कॉसेस क्या क्या थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वो देखेंगे। तो पहला तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जर्मनी से फोर्सफुली साइन कराया गया, जिसको कि एक्सेप्ट कर पाना जर्मनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग था और जर्मनी को लगा कि ये जो ट्रीटी है वो उसके ऊपर फोर्सफुली थोप रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट वो अपना रिवेंज लेने के लिए रेडी होने लगा। देन एक्सट्रीम नेशनलिज्म, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक्सट्रीम नेशनलिज्म का फीलिंग लोगों के माइंड में आने लगा था, जो कि इटली में स्टार्ट हुआ और जर्मनी में स्टार्ट हुआ, जिसका हम लोग देखे भी कि इटली में कैसे मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर जो है वो डोमिनेट करने लगे। और ये सारे रीज़न थे कि फिर वॉर जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके चांसेस आपको देखने के लिए मिले और फिर हुआ भी। देन आते हैं नासिज़्म एंड फेसिज़्म। तो नाज़िज़्म वही जर्मनी में लीडरशिप हिटलर का और फेसिज़्म मतलब इटली में मुसोलिनी की लीडरशिप में ये देखने के लिए मिला। दोनों ही जो है वो डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन दोनों डिक्टेटर हैं। दोनों जो है वो कन्कर करना चाहते थे, मतलब जीतना चाहते थे दूसरे अपने कॉलोनीज़ को, दूसरों का आप ले लो और अपना कंट्री जो है वो एक्सपैंड करो, ऐसा बोलो। देन अपीज़मेंट पॉलिसी, Britain and France adopted the policy of appeasement towards Germany so that Hitler and Germany could be used to stop the growing influence of Soviet Russia's communism. ब्रिटेन और फ्रांस क्या करते हैं, मिल करके जर्मनी को अपने सपोर्ट में लेने लगते हैं ताकि उसका यूज़ करके वो लोग रशिया को ग्रो होने से रोक सकें। दे डिड नॉट स्टॉप हिटलर्स एडवांसिंग स्टेप्स ड्यू टू विच इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर द वॉर टू स्टार्ट। वो हिटलर के जो फालतू के स्टेप्स वो ले रहे थे उनको वो रोक नहीं पाते हैं, जिसके वजह से जो वॉर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। देन अटैक ऑन पोलैंड, ट्रीटी ऑफ वार्शो जो था वो क्या करता है, यहाँ पे जर्मनी जो है उसको अपने कुछ पार्ट्स को पोलैंड को देना पड़ता है इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि जर्मनी जो है वो एंग्री हो गया था पोलैंड के ऊपर इस ट्रीटी को लेकर के, इसलिए 1939 में हिटलर जो है वो इन्वेड कर दिए और ऑक्यूपाई कर लिए पोलैंड को। इन्वेड मतलब कि अटैक करना और उसके बाद ऑक्यूपाई कर लिए, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ। ये भी एक रीज़न था। अब नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन राइज ऑफ नाजिज़्म इन जर्मनी। जर्मनी में नाजिज़्म कैसे बढ़ा इसके ऊपर आपको पॉइंट लिखना है।
तो नाज़ी पार्टी जो है जर्मनी में, वो यहाँ पे राइज़ होना स्टार्ट हुआ। नाज़िज़्म 1920 में जर्मनी में स्टार्ट हुआ। इट बिकेम स्ट्रॉन्ग विद द एडवेंट ऑफ हिटलर इन 1933। 1933 में जब हिटलर का इसमें एंट्री होता है, तो ये नाज़िज़्म जो है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो चुका था और यहाँ पे इकोनॉमिक हार्डशिप्स देखने के लिए मिल रहे थे, पॉलिटिकली अनस्टेबल था जो कंट्री है वो, वहाँ के लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से जर्मनी में ग्रेट डिप्रेशन जो है वो 1920s में हुआ था। तो इन सब के वजह से नाज़िज़्म जो है वो और ज़्यादा राइज़ होने लगा और एडोल्फ हिटलर हिटलर के लीडरशिप में ये हुआ। अब इसके फॉलोइंग कॉजेज़ हैं। पहला है पोजीशन ऑफ जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी का क्या पोजीशन बच रहा था पूरे वर्ल्ड में। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सॉल्व नहीं कर सकता था इस प्रॉब्लम को, इसलिए एडोल्फ हिटलर जो है वो एश्योर किए लोगों को, उनके माइंड में ये चीज़ एश्योरिटी लेकर के आए कि वो इस चीज़ को कर सकते हैं और फिर वो नाज़ी पार्टी के सपोर्ट में आने लगे लोग। देन इसके बाद में पॉलिटिकल फेलियर ऑफ द वीमर रिपब्लिक। तो जो पॉलिटिकल फेलियर था वीमर रिपब्लिक का, वो भी एक की या फिर इम्पोर्टेंट फैक्टर बना, जिसकी वजह से नाज़ी पार्टी के में राइज़ देखने के लिए मिला। देयर वॉज अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन जर्मनी सो द पीपल लॉस्ट देयर फेथ इन गवर्नमेंट। जर्मनी में क्या हुआ था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने के लिए मिल रहा था, तो लोगों का जो फेथ था गवर्नमेंट के ऊपर में वो लॉस हो गया। देन इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जर्मनी के पास में जर्मनी हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा था। उसको बहुत सारे इकोनॉमिकल चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा था, जिसका इम्पैक्ट ग्रेट डिप्रेशन भी था जो 1930s में 29 जो था उस एरा में देखने के लिए मिला। इन सारे इकोनॉमिक हार्डशिप जो है उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फैला, गरीबी फैली मतलब पॉवर्टी, और सोशली भी अनसिक्योर होते गए लोग जर्मनी के, और इसलिए नाज़ी पार्टी जो है वो यहाँ पे अब नए जॉब्स का प्रॉमिस लेकर के आता है कि वो नए जॉब्स क्रिएट करेगा, प्रॉस्पेरिटी वापस लाएगा कंट्री का, और लोगों के हार्डशिप्स को कम कर देगा। तो इन सब के वजह से उसको अच्छा खासा पब्लिक सपोर्ट मिलता है। देन फोर्थ पॉइंट है अपील ऑफ नाज़ी आइडियोलॉजी एंड प्रोपेगेंडा। जो नाज़ी पार्टी है वो पावरफुल था और वो अपील कर रहा था लोगों को, जर्मनी के लोगों को क्या प्रॉमिस दे रहा था कि वो वापस से उस कंट्री के प्राइड को वापस लेकर के आएगा, उसको फिर से स्ट्रॉन्ग बना देगा और उसको वापस से यूनिफाई कर देगा। तो इन सब रीज़न की वजह से ये सारे प्रोपेगेंडा को देखते हुए लोग को हम लोग बोल सकते हैं कि वो नाज़ी पार्टी को सपोर्ट करना स्टार्ट किए। जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप्स थे, पर्टिकुलरली ज्यूज़ जो थे माइनॉरिटी ग्रुप में आते थे, वो प्रमोट किए नाज़ी रूल को। देन हिटलर बिकेम चांसलर। हिटलर जो है उनको चांसलर के फॉर्म में अपॉइंट किया गया था जर्मनी में, और वो जनवरी 30 1933 में आए थे। उसके बाद में जब उनको अपॉइंट किए, तो हिटलर जो है वो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट लेकर के आया जर्मनी की हिस्ट्री में, जिसके वजह से जो वीमर रिपब्लिक था उसका एंड हुआ और नाज़ी पार्टी जो है वो डिक्टेटरशिप के फॉर्म में यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया। देन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, व्हाट इज़ एन इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होता है। What undemocratic work did the government do during the emergency between 1975 to 1977? What were the bad effects on people? तो emergency क्या है, और 1975 से 77 के बीच में गवर्नमेंट ने एमरजेंसी का यूज़ करके कौन से ऐसे अनडेमोक्रेटिक काम किए थे और उसका क्या बैड इफेक्ट पड़ा था लोगों के ऊपर। ये सब आपके टेक्स्ट बुक में है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इन सब चीज़ों से ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं होना है आपके लाइफ में। तो 1975 में गवर्नमेंट जो है believed that there was a danger of unrest, anarchy, and political instability in the country due to the growing movements in the country. कंट्री में क्या हो रहे थे ना, बहुत सारे मूवमेंट्स जो है वो ग्रो होते जा रहे थे, कोई कुछ मूवमेंट लॉन्च कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि कंट्री जो है वो डेंजर में आ रहा है, उसकी सिक्योरिटी में और पॉलिटिकल जो उसका स्टेबिलिटी था वो सब चीज़ यहाँ पे अभी डेंजर में आ रहा है। इसके वजह से गवर्नमेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करती है, जो कि नेसेसरी था कंट्री को सेव करने के लिए। अब इसमें क्या-क्या होता है, तो इम्प्रिज़न कर दिए जाते हैं लीडर्स को जो कि अपोज़िशन पार्टी के थे। एबॉलिश कर दिया जाता है लोगों का फ्रीडम ऑफ प्रेस, और साथ ही में अरेस्ट किए जाते हैं लीडर्स जो कि इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर होता है, जो कि सिक्योरिटी को थोड़ा वहाँ कंट्री का सिक्योरिटी जो है उसको बोल सकते हो रिस्क पे लेकर के आ रहे थे, तो ऐसे लीडर्स को अरेस्ट किया गया। अब 1975 में
इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी के वजह से बोल सकते हैं, जो जनरल पीपल थे उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिले। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था ना लोगों का, वो छीन लिया गया था। सेकंड पॉइंट है, बहुत सारे ओपोज़िशन लीडर्स जो थे उनको जेल में डाला गया। थर्ड दिया है, न्यूज़पेपर को बैन कर दिया था गवर्नमेंट। वो न्यूज़ प्रिंट नहीं कर सकते थे जो कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट ना करे जिस चीज़ को, मतलब वो जो न्यूज़ बना रहे हैं वो गवर्नमेंट जब एक्सेप्ट करेगा तभी वो उसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस किए गए थे एक्ट्स में। और उसके बाद जो फ्रीडम था लोगों का, वो भी छीना गया था एक से दूसरे फॉर्म में बोल सकते हो। जनरल पीपल जो थे उनके फीलिंग्स यहाँ पे हर्ट हो रहे थे क्योंकि वो एक डिक्टेटरशिप टाइप के एरा में रह रहे थे, ना कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी जैसा उनको फीलिंग आ रहा था। जो अपोजिंग पार्टीज़ थे उनको अपॉर्चुनिटी मिला कि वो विक्ट्री मतलब वो जीते। उसके बाद में 1977 में जो इलेक्शन है वो हुआ था, जहाँ पे बहुत ही बड़ा विक्ट्री मिला ग्रेट अपोजिशन पार्टी को, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है अभी फ़िलहाल वो अगर इस तरीके के मेजर्स ले रही है तो ऑब्वियसली है कि जो कॉमन पीपल है उनके मन से वो अपना जो एक पोजीशन था उसको खो देती है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो अपोजिट पार्टी थी उनको जीतने का चांस मिला। तो ये सारे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे चेंजेस हम लोग को देखने के लिए मिले। देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पंचायत सिस्टम, पंचायती राज के फॉर्मेशन के बाद गवर्नमेंट जो है वो कैसे डिसेंट्रलाइजेशन की, ये बोल सकते हो। क्या आप इससे एग्री करते हो? मतलब कि गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन की थी ये बोल रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई एक प्रॉपर एक हाथ में सारे पावर्स का ना रहना। सेंट्रलाइजेशन इसको बोलेंगे कि सब तरफ से सारे पावर्स किसी एक पर्सन के हाथ में आ जाए। इसकी जगह डिसेंट्रलाइजेशन देखने के लिए मिलता है इंडिया में। कुछ पावर किसी एक पार्टी के हाथ में है, कुछ दूसरा पार्टी नहीं, जैसे कि कुछ पावर लेजिस्लेटिव के पास है, कुछ जुडिशरी के पास है, कुछ आपके एग्जीक्यूटिव के पास है। और ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है, तब जाकर के गवर्नमेंट चलता है। किसी एक के हाथ में कंप्लीट पावर नहीं है। तो इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है कि पंचायती राज के फॉर्मेशन के बाद में गवर्नमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन कैसे की पावर का। आप इससे एग्री करते हो कि नहीं करते हो? उसी को दूसरे फॉर्म में पूछा है कि डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ राजीव गांधी, द प्लान मेड फॉर पुअर पीपल डू नॉट रीच टू देम। मतलब कि जो पुअर पीपल है उनके लिए जो प्लान्स बनाए जाते हैं वो उन तक पहुंचते नहीं है, ये राजीव गांधी का स्टेटमेंट है। तो क्या आप इससे एग्री करते हो? तो यहाँ पे आपको व्यूज़ लिखने हैं, दोनों ही क्वेश्चन का सेम रीज़न आएगा, इसलिए एक ही आंसर दिया हुआ है। तो हाँ, आपको येस लिखना है कि आप दोनों ही चीज़ों से आप एग्री करते हो। अगर आप डिसएग्री करते हो तो आपके पास में अपने खुद के रीजंस होंगे, आप उसको लिख सकते हो। सो यहाँ पे तो फिलहाल येस में आंसर दिया है। मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँ कि येस दिस स्टेटमेंट ऑफ राजीव गांधी, या फिर येस दिस स्टेटमेंट जो दिया है वो लिख देना इज़ करेक्ट। अब उसके बाद में आप स्टेटमेंट को मेंशन कर देना कि इज़ करेक्ट। अब यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे। प्लान्स आर गुड बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। प्लान्स जो हैं वो अच्छे रहते हैं लेकिन उनको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, जिसके वजह से जो बेनिफिट है ना वो लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, स्पेशली पुअर पीपल के पास में। मिडिल मैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट एंड द पुअर आर डिप्राइव्ड ऑफ देम। यानी कि जो बीच के लोग होते हैं ना, जो ये पावर बना, जो गवर्नमेंट बनाई और पीपल जिन तक वो पहुंचना था, उसको पहुंचाने का काम जिसका था, वो मिडिल मैन है, वो इस चीज़ का पूरा एडवांटेज ले जाते हैं। राजीव गांधी एक्सेप्टेड दैट आउट ऑफ सैंक्शनड अमाउंट ओनली 15 पैसे रीच टू पुअर। यानी कि जितना भी अमाउंट सेक्शन किया गया हो कि इतना पैसा जो है वो पब्लिक को देना है, उसका सिर्फ 15 पैसे बोल सकते हो कि वो उन तक पहुंचा, बाकी नहीं पहुंचा। एक एग्जाम्पल के तौर पे था। और जो मेन पॉलिसी है वो पूरा फाइल में ही रह जाता है, लोगों तक नहीं पाता है। देन 1986 में अमेंडमेंट किया गया था पंचायती राज में, जो कि कंपलसरी था सारे ही स्टेट्स को कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेंस लेकर के आए। पंचायती राज के फॉर्मेशन के बाद में गवर्नमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन की। तो आप बोल सकते हो कि सामने वाला जो एक पैराग्राफ था वो आपके और वाले क्वेश्चन को सपोर्ट कर रहा था, राजीव गांधी वाले स्टेटमेंट को, और उसके बाद में ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाले को ये थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट में, मतलब उससे मिलता जुलता आंसर लग रहा है कि हाँ वो टर्म्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मैनी फंक्शंस ऑफ पंचायत्स डू नॉट डू ऑन देयर ओन वे। Due to this, the delay does not took place because the decisions are taken at local levels.
तो यहाँ पे ऐसा है कि पंचायती राज का क्या होता है कि अब जो भी डिसीजंस लिए जाने हैं वो पंचायत खुद ले सकती है, अब उसको कोर्ट तक लेकर के जाना नहीं है। तो लोकल लेवल में डिसीजन लिए जाते थे, तो इसके वजह से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था। द फाइनेंशियल पावर्स आर ऑल्सो गिवन टू पंचायत, पंचायत को ही फाइनेंशियल पावर्स भी दिए गए थे। इसकी वजह से वेस्टेज नहीं होता था मनी का, जितने ज़्यादा लोगों के हाथ में जाएगा उतना वेस्ट होता है, थोड़ा ये रख लेंगे, थोड़ा वो रख लेंगे। तो इसीलिए क्या हुआ कि पर्टिकुलरली किसी एक के ही हाथ में रहे। देन लोकल पीपल कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एट लोकल लेवल बिकॉज दे अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स प्रॉपरली। जो लोकल लोग हैं वो अपना लोकल लेवल पे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ के लोग उसको ज़्यादा अच्छे से सब समझेंगे भी। अगर कोई विलेज का कोई प्रॉब्लम है वो लेकर के चला जाए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे लोगों को समझने में थोड़ा सा उस लेवल से नहीं समझेंगे जैसा वहाँ के लोकल लोग समझेंगे, क्योंकि वो डेली उस चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। द प्लान्स ऑफ सेंटर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड ऑन विलेज, विलेज में ये सारे प्लान्स भी इम्प्लीमेंट किए गए पंचायती राज के थ्रू, और इसके वजह से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ पावर का, ये हम लोग बोल सकते हैं। देन नो डाउट जो पंचायती राज है उसके फॉर्मेशन से जो प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट होने में कुछ रिफॉर्म्स दिखे, तो पंचायती राज के एडवांटेजेस भी दिए हैं। इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे उसी आंसर में, इसको हम लोग अलग से भी देख सकते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं पंचायती राज सिस्टम के, उसके पॉइंट्स हम लोग बना सकते हैं इसको। तो फर्स्ट है कि ये हेल्प करता है टू इम्प्लीमेंट वेरियस रिफॉर्म पॉलिसीज एट द लोअर लेवल, लोअर लेवल पे जो भी पॉलिसीज़ बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में ये हेल्प करता है। लोकल पीपल हैव नॉलेज अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड ओनली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैन सॉल्व देम इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो जो लोकल लोग हैं उनके पास में नॉलेज होता है अपने सारे पावर प्रॉब्लम्स का, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकती है। डीले डू नॉट टेक प्लेस बिकॉज द डिसीजन आर टेकन एट द लोकल लेवल, तो यहाँ पे डीले नहीं होता है क्योंकि वहीं पे डिसीजन हो जा रहा है। जो फाइनेंशियल पावर है वो भी लोकल पंचायत के पास में है, तो उसके वजह से वर्क जो है वो ईजिली हो सकता है। इसके बाद में जो 3 टायर सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो यहाँ पे राइट दे देता है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को कि वो प्लान्स बनाए और रिफॉर्म्स लेकर के आए विलेजेस में। देन आते हैं हम लोग 16 क्वेश्चन में। हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट गवर्नमेंट है, ये आप कैसे बोल सकते हो? तो डेमोक्रेसी जो है वो एक बेटर गवर्नमेंट देती है बिकॉज पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे, और पॉइंट्स को ऐसा नहीं कि फर्स्ट पॉइंट लिखे फिर देन सेकंड पॉइंट देन थर्ड ऐसे करके लिखोगे, ऐसे नहीं जैसे यहाँ स्टेटमेंट जैसा पूरा बना देता है, ऐसा नहीं बनाना। तो फर्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी लेकर के आता है। देन डेमोक्रेसी जो है वो डिग्निटी बढ़ाता है सिटीजन्स का, कि उनका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है कंट्री में। इसके बाद वो स्टैब्लिश करता है पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट, या फिर स्टेट बनाता है वो जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक के वेलफेयर के बारे में सोचती है। उसके बाद में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम को स्टैब्लिश करने में ये हेल्प करता है। जो रूल्स और लॉ बनाए जाते हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम गारंटी करता है कि वो सिविल लिबर्टी, सिविल राइट्स, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनेगा। इसके बाद ये प्रमोट करता है कंपटीशन पॉलिटिकल पावर्स के बीच में, ताकि वो अच्छे से अच्छा अपना पार्टी अगर कोई बनाना चाहता है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा देगा ना, कि हाँ अगर आप मुझे वोट देते हो तो आपको ये सुविधा मिलेगा, अगर मुझे देते हो तो ये मिलेगा। तो लोग अपने पोर्टफोलियोज को और बेटर करने का कोशिश करते हैं कि मैं उससे बेटर बनाऊँ, आपस में कंपटीशन करते हैं कि मैं सामने वाले से बेटर करूँ। देन इसके बाद में ये इकोनॉमिक जो भी प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों को दूर करने में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए बहुत ज़्यादा ये कोशिश करते हैं लोग। ये एक वैलिड गवर्नमेंट है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है, कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाए। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हमेशा सुप्रीम होता है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ही उन चीज़ों को यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, वही चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे होंगी। तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन रीज़न टू फॉर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वोटर्स इन इंडिया। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो फिर मैं अभी यहाँ पे इसको छोड़ दूंगी। ज़्यादा अच्छा आंसर तो आपका इससे पहले वाले सेट में दिया था। 17th क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, राइट द फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे फॉर्म्स में भी मिलेगा तब भी हम लोग को यही आंसर लिखना है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस को डिस्क्राइब करो, कैसे वो एक रिलेशन है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, उसको एक्सप्लेन करो। या फिर जो प्राइम मिनिस्टर है वो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन स्टोन किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो ये आपको बताना है। कोई भी 5 रीजंस आपको लिखने हैं, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन आपका दे तो उसमें आप सेम आंसर लिख सकते हो। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट को, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आफ्टर गेटिंग द मेजोरिटी, जिनको भी मेजोरिटी मिला है वहाँ से।
तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देन अब फंक्शंस अगर हम लोग देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के, तो क्या क्या है। पहला होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करना, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रिपेयर करते हैं एक लिस्ट अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, और वो उसको सेंड करते हैं प्रेसिडेंट के पास। फॉर्मली प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। उसके बाद में जो प्राइम मिनिस्टर है वो अलॉट करते हैं एक एक डिपार्टमेंट, एक या उससे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हर एक मिनिस्टर को। जैसे किसी को फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिए, किसी को एजुकेशन का डिपार्टमेंट दे दिए, किसी को रेलवेज़ का दे दिए, हो सकता है किसी को 2 डिपार्टमेंट्स एक साथ दे दें। देन इसके बाद में उनके पोर्टफोलियोज़ उनको अलॉट किए जाते हैं। ये चाहे तो रीशफल कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, कि किसी को भी कुछ भी चीज़ें दे दें आपस में, वो प्राइम मिनिस्टर उसके लिए टोटली इंडिपेंडेंट रहते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन करते हैं जब उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका लाइफ जो है वो एंड हो जाए। सो प्रोफेसर लस्की सेड प्राइम मिनिस्टर इज़ द सेंटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब तक रहेगा, कब ख़त्म हो जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर पे डिपेंड करता है। जब तक ये हैं तब तक ये भी हैं, ऐसा है। देन प्रिसाइडिंग ओवर मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो भी मीटिंग होता है उन सबको प्रिसाइड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो वो ही इन मीटिंग्स को बुलाएंगे भी, सम्मन या फिर कॉल, और वो ही इन मीटिंग्स को ख़त्म भी करते हैं। और सारे डिसीजंस जो भी लिए जाते हैं यहाँ पे, वो भी उनका ही काम होता है। मेजॉरिटी पार्टी जो है वो इन मीटिंग्स में डिसाइड करती है कि क्या होने वाला है, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं का ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रहता है सारी ही पॉलिसीज़ को बनाने में जो गवर्नमेंट की बनती है। लेकिन हाँ, सबका अप्रूवल लेना पड़ता है। देन लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को अगर कोई भी काम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो वो डायरेक्टली नहीं कराएंगे, वो उसके बीच में लिंक कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं। वो कम्युनिकेट करते हैं कि प्रेसिडेंट के जो भी डिसीजंस हैं या फिर उनके जो भी आइडियाज़ हैं उनको वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक पहुँचाएँ, और उसी के अकॉर्डिंग फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता है। देन प्रोग्राम ऑफ पार्लियामेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारे डिसीजंस लेते हैं कि पार्लियामेंट को कब बुलाना है, मतलब कि पार्लियामेंट कब रखा जाएगा, कब वहाँ पे मीटिंग्स होंगे, उन सब चीज़ों को देखते हैं कि लोकसभा कब आपको वहाँ पे मीटिंग्स रखनी है। देन उसके बाद में स्पोक्स मैन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कैसे एडमिनिस्टर किया जा रहा है, इन सब चीज़ों का जो बताना होता है पब्लिक को, वो सब काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। कभी भी आप अगर फेस देखते हो कि किसी भी गवर्नमेंट का हेड कौन है, तो वो फेस हमेशा प्राइम मिनिस्टर का होता है, ना कि प्रेसिडेंट का। जैसे कि आप सब श्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं कि वो गवर्नमेंट है, ना कि हम लोग उनके पीछे जो प्रेसिडेंट है जो काम कर रहे हैं उनको जान रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्पोक्स पर्सन है, और वो ही मेन फेस होता है गवर्नमेंट का। देन चीफ एडवाइजरी ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो एडवाइज़र है वो होता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है वो ही सारे एडवाइसेस देते हैं प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है। उनको भी अगर कभी कहीं पे कुछ ऐसे डिसीज़न लेना है और वहाँ पे वो अटक रहे हैं, तो वो उन चीज़ों में प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा उनके पास में जो अटॉर्नी जनरल है, इलेक्शन कमीशन है, ये सारे मेंबर्स भी रहते हैं। सबके एडवाइस से यहाँ पे काम चल रहा है। और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट का भी आप बोल सकते हो, जब जुडिशन में कोई ऐसा उनको लेना होता है, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन, तब उस केस में वो सुप्रीम कोर्ट का भी एडवाइस लेते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए एक एडवाइजरी चीफ का काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। देन मैनेजेस फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स को भी मैनेज करते हैं। हम लोग हमेशा देखते हैं कि मोदी जी कहीं न कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो फॉरेन अफेयर्स को भी वो ही मैनेज करते हैं। उन्हीं को उसको मैनेज करना होता है। तो सारे ही इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज़ जो होते हैं कंट्री के, उन सबको बनाना प्राइम मिनिस्टर का काम होता है, और वो ही इम्पोर्टेंट प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। देन लीडर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। वो हेड है मेजॉरिटी पार्टी के। उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से ही सारा कुछ चलता है। पार्लियामेंट कैसे चलना है वो उनके अकॉर्डिंग चलता है। वो ही वहाँ पे स्पीच भी देंगे मिनिस्टर्स के बेसिस पे भी, उनके बिहाफ में भी, मतलब वो ही डिक्लेयर करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ को, और वो ही लुक आफ्टर करते हैं सारे ही प्रॉब्लम्स को जो भी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। और वही ऑब्ज़र्व या एनालाइज़ करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने फंक्शंस को सही से कर रहे हैं कि नहीं। वही मेंटेन करते हैं अपने पार्टी को, वही स्ट्रेंथ देते हैं, और वही लॉज़ बनाते हैं गवर्नमेंट के लिए। देन इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ इज़ पार्लियामेंट डिपेंडेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ? व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन लॉ?
तो जो पार्लियामेंट है वो खुद से लॉ नहीं बनाता, मतलब लॉ बनाने का काम इसका है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट है इस चीज़ के लिए। तो वो कैसे और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ये आपको बताना है। तो जो प्रोसेस है लॉ मेकिंग का वो पार्लियामेंट कंट्रोल करती है बाय द एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे आप बोलोगे कि ये सारे मेजर वेज़ हैं। पहला है बाय आस्किंग क्वेश्चंस। जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं किसी भी बिल को। जब वो पास होता है तो पहले वो क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका आंसर देना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद में डिसीजंस ऑन बिल। जब बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में लॉ बनने के लिए तो हमेशा उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है और ये पार्लियामेंट में होता है। देन नो कॉन्फिडेंस मोशन। जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के वो नो कॉन्फिडेंस मोशन रख सकते हैं किसी भी बिल के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट लेकर के आई है। देन इसके बाद में है एडजॉर्नमेंट मोशन। तो एडजॉर्नमेंट मोशन में क्या होता है, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन पुट एडजॉर्नमेंट मोशन टू स्टॉप द डिसीजन डिस्कशन एट एनी predetermined matter and can draw parliament's attention to have decision on any important issue which they can consider is essential for discussion। जैसे कि अगर पार्लियामेंट में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है तो यहाँ पे ये उस चीज़ को रोक करके और कोई दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसके ऊपर डिस्कशन को ला सकते हैं कि पहले इसके ऊपर बात किया जाए। देन वोटिंग ऑन बिल। कोई भी बिल पार्लियामेंट से पास होकर के और वो आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उस पर वोटिंग ना हो जाए और वो उसके फेवर में ना आए। तो बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय द मिनिस्टर्स और उसके बाद में उसको पास किया जाता है। और उस बीच में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो नहीं होना चाहिए, मतलब उसको इन सब चीज़ों से पास होकर के आगे जाना है। पूरी कैबिनेट जो है वो इस चीज़ को पास कर दे तब वो बिल आगे जाता है। तो इस तरह से जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। देन आते हैं हम लोग पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या पावर्स और फंक्शंस हैं, तो मैं इसको भी यहाँ पे छोड़ रही हूँ। देन इसके बाद में सेकंड लास्ट है 18th क्वेश्चन है यहाँ पे। वाई डिड रशिया ब्रेक अवे फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आफ्टर 1917 रेवोल्यूशन। 1917 के रेवोल्यूशन के बाद में रशिया जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर क्यों कर लिया था खुद को, ये आपको बताना है। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में आप देख लिए होंगे। देन वाई वॉज द रूल ऑफ ज़ार एंडेड इन 1917। जो ज़ार है इसका जो रूल है 1917 में वो क्यों ख़त्म हो गया ये आपको बताना है। हल्का सा ऐसा याद है कि शायद डिस्कस हो गया लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको ये यहाँ पे डिस्कस कर दे रही हूँ। तो फॉलोइंग रीजंस थे। पहले, बिफोर 1917 इन रशिया द इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस वर वेरी क्रिटिकल। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 70 लाख रशियंस वर किल्ड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग 30 लाख पीपल बिकेम रेफ्यूजीज। तो क्या होता है 1917 से पहले रशिया में इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए थे। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वहाँ पे लगभग 70 लाख रशियंस को मार दिया गया था, जिसके वजह से और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुए थे और क्रॉप्स और बिल्डिंग्स जो हैं लगभग डिस्ट्रक्शन हो गया था इन सब चीज़ों का, जिसकी वजह से लगभग 30 लाख लोग जो हैं वो रेफ्यूजीज़ हो गए थे, मतलब इनके पास में कुछ नहीं बचा था। देन जो सोल्जर्स थे उनका वो फेवर में नहीं थे वॉर के, वो नहीं चाहते थे कि वॉर हो। वो अपोज़ कर रहे थे गवर्नमेंट के डिसीजंस को कि वॉर को और ज़्यादा कंटिन्यू ना किया जाए। उसके बाद में on 22nd February, in one factory, they declared shutdown due to which the workers of 50 factories went to strike। तो 22 फरवरी को 50 वर्कर्स थे एक फैक्ट्री के जो स्ट्राइक पे बैठ गए थे, वो शट डाउन कर दिए थे फैक्ट्री को। देन 22 फरवरी ड्यूमा का इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके वजह से जो भी सारे लार्ज स्केल वर्क था, जो लार्ज स्केल में रोड में डेमोन्स्ट्रेशंस किए गए थे लोगों के थ्रू। जो गवर्नमेंट है वो ऑर्डर दी थी सोल्जर्स को कि वो ये सारे डेमोन्स्ट्रेटर के ऊपर में फायर करें, लेकिन जो मिलिट्री है वो रेफ्यूज़ कर दिया इस ऑर्डर को फॉलो करने से और फायरिंग के जगह पे यहाँ पे वो वर्कर्स से मिलने के लिए गए थे। और उसके बाद में एट द एंड फैक्ट्री वर्कर्स एंड मिलिट्री फॉर्म द सोवियत रशिया एंड दे एंड दस द वॉर एंडेड टू ज़ार। दस देयर वॉज एंड टू ज़ार। तो जो यहाँ पे मिलिट्री पावर है वो क्या की थी कि उनके ऊपर में बोल सकते हो कि सोल्जर्स जो है वो उन पे फायर ना करके उनके साथ में हाथ मिला ली थी, मतलब कि उनके साथ आ गई थी। और लास्ट में फिर फैक्ट्री वर्कर्स और मिलिट्री जो है वो साथ में मिल करके सोवियत रशिया बनाए और ज़ार जो है वो एंड हो गया यहाँ पे। अब आते हैं 19th क्वेश्चन में, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द सेक्टर ऑफ इंडिया।
तो ग्लोबलाइजेशन का क्या बैड इफ़ेक्ट पड़ता है इंडिया पे, वो बताना है, या फिर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और उसके बैड इफ़ेक्ट्स लिखिए। कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो पहले आपको ग्लोबलाइजेशन को डिफ़ाइन करना है। यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दिया, मैं आपको बता चुकी हूँ डेफिनेशन, आप वो डिफ़ाइन करोगे पहले, उसके बाद इम्पैक्ट लिखेंगे, जो कि इम्पैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट इम्पैक्ट है गुड्स वर परचेज्ड एट लो रेट, कम पैसे में चीज़ों को खरीदा जा रहा था आर्टिसियन से, जिसके वजह से आर्टिशियंस को लॉस्ट हो रहा था, उसका कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा था। जो कंपटीशन है एफिशिएंसी के बीच में, वो सेकेंडरी हो गया था। अब लोग एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि चीज़ें कम दाम पे खरीदी जा रही हैं, तो अब ज़्यादा अच्छा नहीं बनाएंगे, जैसा भी है बस बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा परचेज़ करें लोग। और क्योंकि लोग सिर्फ खरीद रहे हैं ना लो रेट पे, तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें फिर प्रोवाइड नहीं करोगे कि आपको डिमांड है तो लो, फिर आप ऐसे लो। देन इसके बाद में जो फॉरेन ट्रेड है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के कंट्रोल में आ गया था। जो इन्वायरमेंट है वो इम्बैलेंस हो गया था, जिसकी वजह से, किसकी वजह से हुआ था, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसका एक रीज़न था। देन फॉरेस्ट को कट किया जा रहा था रोड्स बनाने के लिए, और फॉरेस्ट के कटिंग के वजह से वाटर लेवल जो है वो डाउन हो रहा था। ऑक्सीजन गैस रिड्यूस होता जा रहा था एटमॉस्फेयर में। डिज़ीज़ स्प्रेड हो रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से। जो लोगों का वेल्थ है वो यहाँ पे लिमिट हो गया था। उसके बाद एग्रीकल्चर, वाटर और लाइफ, ये सब एडवर्सली अफेक्ट होते जा रहे थे। देन आते हैं हम लोग, इसका और वाला क्वेश्चन है, हाउ डस मल्टीनेशनल कंपनीज टेक कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन इन देयर हैंड। जो भी प्रोडक्शन है उसका कंट्रोल मल्टीनेशनल कंपनीज अपने हाथ में कैसे ले लेती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो है कि वो कैपिटल इन्वेस्ट करती है। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, जो छोटी छोटी लोकल कंपनीज हैं, लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर बहुत सारा पैसा लगाती है, और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस चीज़ के साथ कम्पीट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो ओवरटेक कर लेती है उस एरिया को। देन बाय प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड टेक्निक्स, अच्छे अच्छे टेक्निक्स जो है वो ये दे पाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो बढ़ते जाता है और वो इनके हाथ में आ जाता है। देन कंट्रोलिंग रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, मशीन्स लग रहे हैं, टूल्स लग रहे हैं, उन सब के ऊपर में ये कंट्रोल कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज़ इनके पास में अच्छा खासा पैसा है, जो कि लोकल या फिर स्मॉल इन्वेस्टर्स जो हैं वो नहीं कर पाते हैं। देन मैनेजमेंट एंड डिसीजन टेकिंग, जो भी डिसीजंस होते हैं वो ये ले रहे हैं अगर, तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ अगर डिसीजंस लेंगे तो सारा कुछ कंट्रोल इनके हाथ में आ जाएगा, और इनके अकॉर्डिंग, इनके इंटरेस्ट और इनके प्रॉफिट पे ही सारा कुछ होगा। देन एडवांटेज ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग एंड बिग ब्रांड, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनका अगर मार्केटिंग किया जाए ग्लोबल मार्केट में, अगर उन चीज़ों को लेकर के आए, तो जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस होना कम हो जाते हैं, उनके साथ में कम्पीट करने लगेगा ना ये, तो ऑब्वियसली जो बड़े ब्रांड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे चलते हैं इन कंपैरिजन टू लोकल ब्रांड्स। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका सोशल साइंस का चारों ही सेट। आई होप आपको ये सारे वीडियो समझ में आए होंगे और ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहे। Thanks for watching and all the best for your examinations.